तीसरे मॉडल की ओर एक बात करते हैं और वो है विकास का कल्याणकारी राज्य मॉडल। क्या? कल्याणकारी राज्य मॉडल। पहला मॉडल उदारवादी लोकतांत्रिक, दूसरा मॉडल साम्यवादी, तीसरा मॉडल कल्याणकारी राज्य। विकास का जो कल्याणकारी राज्य मॉडल, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये उदारवादी मॉडल का थोड़ा सा संशोधित रूप है, थोड़ा सा बदला हुआ रूप है, जिसमें बाजार समाज मॉडल को समर्थन प्रदान करता है। सन 1871 और 1890 के बीच में जर्मनी को शक्तिशाली बनाने में, जर्मनी के एकीकरण में जिस व्यक्ति का हाथ था उसका नाम है बिस्मार्क। और ये बिस्मार्क की सोच है। विकास का कल्याणकारी मॉडल का पहला उदाहरण मौलिक रूप से बिस्मार्क की ही देन है। जर्मनी नाम के देश की स्थापना 1871 में होती है। उसके पहले जर्मनी भारत की रियासतों जैसे लगभग 600 टुकड़ों में बटा हुआ था। इन टुकड़ों का आर्थिक एकीकरण करने का कार्य बिस्मार्क ने किया और इस आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया के बाद उसने राजनीतिक एकीकरण करके जर्मनी नामक देश की स्थापना की। जर्मनी का संस्थापक कहलाया। जर्मनी में इन 600 छोटे छोटे क्षेत्रों के विलय का श्रेय उसको जाता है। इसीलिए भारत में जिस व्यक्ति ने भारत में एकीकरण का काम किया, राजनीतिक एकीकरण का, सरदार पटेल ने, उन्हें हम भारत का बिस्मार्क कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वही कार्य भारत में किया जो बिस्मार्क ने जर्मनी में किया था। दूसरे शब्दों में कहने का तात्पर्य यह है कि बिस्मार्क ने विकास के कल्याणकारी मॉडल के आधार पर काम किया और इसलिए कल्याणकारी मॉडल के प्रणेता के रूप में हम बिस्मार्क को जानते हैं। वो उदारवाद का सख्त विरोधी था, वो साम्यवाद का सख्त विरोधी था और इसीलिए उसने इस नए वाद, नई विचारधारा, नए विकास के मॉडल को प्रस्तुत किया जिसे हम कहते हैं राज्य समाजवाद, जिसमें श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करना है। मजदूर, लेबर, श्रमिक, इनकी स्थिति जो उस समय सब बहुत ही ज़्यादा शोचनीय थी, उनकी स्थिति में सुधार लाने का श्रेय या सुधार की शुरुआत करने का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। इसीलिए राज्य कल्याणकारी मॉडल विकास का बिस्मार्क को उसको हम प्रणेता मानते हैं। सन 1908 से 1916 के बीच इंग्लैंड में भी कल्याणकारी राज्य का विचार आया, 1908 से 1916 के बीच। और वहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर एक्सक्विथ, उन्होंने ये अवधारणा जो बिस्मार्क की थी उसे अपने इंग्लैंड में प्रस्तुत की और ये विचार श्रमिकों को रोग और बेरोजगारी की स्थिति में प्रदत्त हितों के लिए उठाए गए कदम के रूप में सामने आया। अर्थात इन्होंने भी मजदूरों का ही सोचा, मजदूरों पर केंद्रित योजनाएं चलाईं और इस प्रकार राज्य कल्याणकारी विकास के मॉडल की बात सामने आती। कल्याणकारी राज्य का विचार अपने पूर्ण रूप में लेकिन 1942 में ही आया, अपने समग्र रूप में, होलिस्टिक तरीके से 1942 में, जब विलियम हेनरी बेवरिज ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो बहुत प्रसिद्ध है, बेवरिज रिपोर्ट। कल्याणकारी राज्य को समग्र रूप से स्वीकार करने के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसने अनेक सुधारों का जिक्र किया है और उसमें सुझाव दिया कि मुफ्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, परिवार भत्ता, श्रमिकों के लिए बीमा, इंश्योरेंस, पूर्ण रोजगार के लिए सरकारी कार्रवाई, बेरोजगार भत्ता, दुर्घटनाओं का लाभ, दुर्घटनाओं में होने पर जो दुर्घटनाग्रस्त हैं उनको कुछ लाभ दिया जाना, बीमारों का इलाज, विधवाओं का, वृद्धों का पेंशन, मातृत्व लाभ,
यानी आज जो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं जो सरकार करती है, इसकी शुरुआत बेवरेज रिपोर्ट के बाद ही मानी जानी चाहिए। 1942 इन सब बिंदुओं को शामिल करते हुए बेवरेज ने कहा था कि एक कल्याणकारी राज्य वही है जो इस तरीके से कार्य करे और उसकी योजनाओं में ये सब बातें शामिल हों। इस रिपोर्ट के कल्याणकारी मॉडल को लोगों ने बहुत सराहा और पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई। बड़ी खुशी हुई लोगों में कि अब सरकार अपना नज़रिया जनता के प्रति बदलेगी। इस प्रकार बेवरेज का कहना था कि एक कल्याणकारी राज्य वो है जो नागरिकों को विभिन्न सामाजिक सेवाएं दे। कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देखिए, नागरिकों को विभिन्न सामाजिक सेवाएं देने वाला शासन कल्याणकारी शासन कहलाएगा, कल्याणकारी राज्य कहलाएगा, जिसमें सामाजिक सुरक्षा शामिल हो, स्वास्थ्य संबंधी लाभ शामिल हों, विकलांगता की क्षतिपूर्ति, निःशुल्क शिक्षा, जन स्वास्थ्य, गरीबों की सहायता, स्कॉलरशिप्स आदि न जाने कितने बिंदु शामिल किए गए। गरीबों को कम कीमत पर ज़रूरत के सामान उसकी पूर्ति कराना, ये मुक्ति बाजार मॉडल में असहायों की सहायता पर संपत्ति की पुनः वितरण की पद्धति थी। आप देखते हैं कि आज इनमें से बहुत सारी बातें शासन कर रहा है और इसकी शुरुआत हम बेवरेज रिपोर्ट से देख सकते हैं। धीरे धीरे ये विचार जो बेवरेज ने रखा था 1942 में, ये फ्रांस जाता है, जर्मनी जाता है, स्वीडन, इटाली, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ फैलता चला गया। विकासशील देशों के लिए कल्याणकारी राज्य का मॉडल निर्धनता के निदान के लिए ज़रूरी माना गया कि यदि गरीबी को हटाना है तो विकासशील देशों में बेवरेज रिपोर्ट के आधार पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना अपरिहार्य हो जाएगा, अपरिहार्य है, अनिवार्य हो जाना चाहिए। इसके अलावा इन देशों में निर्धनों की सहायता की परंपरा वैसे तो पहले से थी, परंतु क्या हो रहा था कि शहरीकरण बढ़ रहा था, विकास हो रहा था और भौतिक विकास में शहरीकरण ज़्यादा हो रहा था, जिससे निर्धन जो लोग थे उनका जो आधार था वो बार बार छिन्न भिन्न हो रहा था, टूट रहा था, क्योंकि शहरीकरण में ग्रामीणों का पलायन, शहरीकरण में गांवों का टूटना और ना जाने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जिससे इन निर्धनों को, इस गरीब तबके के लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा था। विकासशील देशों में कल्याणकारी राज्य पर संचालन चूँकि एक सामूहिक आधारभूत संरचना नहीं थी, इसलिए मुश्किल था। नौकरशाही भी ध्यान नहीं दे रहा था, उदासीन था और उसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी था। तो इन 3-4 कारणों से विकासशील देशों में कल्याणकारी राज्य का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको लागू करने की जो प्रक्रिया है, उसमें गिरावट आती है, वो स्लो हो जाती है। आधारभूत संरचना का अभाव, नौकरशाही की उदासीनता, नौकरशाही यानी अधिकारीगण, सरकारी तंत्र और भ्रष्टाचार, ये विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके कारण राज्य कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो उतना जनता जनार्दन को लाभ नहीं दे पाई जितने की अपेक्षा थी। परिणाम, एक और नई विचारधारा सामने आती है और वो विचारधारा कहलाती है गांधीवादी दृष्टिकोण, विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण। साम्यवाद की बुराई हमने जानी, उसका हश्र जाना, पूंजीवाद की बुराई जानी, उसका भी हश्र हम जान रहे हैं। और तीसरी जो विचारधारा थी राज्य कल्याणकारी, वो विकासशील देशों में क्यों गई ज़्यादा, ये हमने जाना। लेकिन साथ ही ये भी जाना कि विकासशील देशों में गई तो खुशी तो हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका फ़ायदा उस तबके तक नहीं पहुंच पाया जिस तबके तक उसे पहुंचना था, निर्धन लोग। ऐसी स्थिति में खासकर भारत में इसको लेकर एक और दृष्टिकोण सामने आया। विभिन्न विद्वानों द्वारा विकास के जो अलग अलग दृष्टिकोण दिए गए,
उसमें जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो गांधीवादी दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा अच्छा पाया गया, महत्वपूर्ण पाया गया। समाजवाद में भौतिकवादी धारा पे बल दिया गया, गांधीवाद में आदर्शवाद पर ज़्यादा बल दिया जाता। देख लीजिए, समझने की कोशिश करें। समाजवाद में भौतिकवादी, साम्यवाद में पूंजीवाद में भी भौतिकवाद पर ज़्यादा बल, लेकिन गांधीवाद इन दो विचारधाराओं से इस दृष्टि में अलग था कि ये आदर्शवाद की बात करता है, आदर्शवाद इनका पर बल देता है। वास्तव में गांधी जी का जो पूरा जीवन है वो गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए है। यदि आप उनका इतिहास पढ़ें, गांधी जी की जीवनी देखें और विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन मूलतः गरीबों के लिए समर्पित कर दिया था। गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए उनके मन में बहुत स्नेह और हमदर्दी थी। मशरूवाला एक प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने लिखा है कि आज पसीना बहाकर आज का भोजन पानी और कल के लिए फिर पसीना बहाने की तैयारी में, कल के लिए फिर पसीना बहाने की तैयारी करने के आदर्श में किसी की श्रद्धा नहीं है पर गांधी की है। ये मशरूवाला के विचार, यानी गांधी सतत रूप से मजदूरों के लिए जिए, मजदूरों के लिए सोचे और इस श्रमिक वर्ग, दरिद्र वर्ग के लिए। वो तो गरीबों को दरिद्र नारायण बोलते थे, संबोधन उनका दरिद्र नारायण के रूप में था, भगवान, साक्षात भगवान के रूप में उनको देखते थे। अब यदि हम गांधीवादी दृष्टिकोण की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? संक्षिप्त में, पहला, आदर्शवादी विचारधारा जिसमें आदर्श को सर्वोपरि रखा गया है। दूसरा, ये विकेंद्रित विचारधारा है। साम्यवाद में केंद्र, पूंजीवाद में सब कुछ निजी, लेकिन यहाँ पर विकेंद्रित। तीसरा, आर्थिक समानता पर जोर, जो शायद साम्यवाद का ही से ही कुछ लिया गया हो, आर्थिक समानता पर जोर। चौथा बिंदु, मानव सेवा, नारायण सेवा, आदमी की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। ये सोच रखना जो आदर्शवाद का आधार है, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, बहुत महत्वपूर्ण इसका पहलू था गांधीवादी विचारधारा का। पांचवा, मनुष्य भौतिक प्राणी नहीं है, ऐसी सोच रखना होगा। पूंजीवाद, साम्यवाद में मनुष्य को एक भौतिक प्राणी के रूप में देखा गया। यहाँ पर गांधीवादी विचारधारा, रोल मॉडल का, गांधीवादी मॉडल में मनुष्य को भौतिक प्राणी नहीं माना गया। छठवां, कुटीर उद्योग की स्थापना। साम्यवाद में जहाँ बड़े उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया, उदारवाद में जहाँ जनता जनार्दन पर छोड़ दिया गया उद्योगों की स्थापना की जिम्मेदारी, यहाँ पर गांधी ने कुटीर उद्योगों पर बल दिया। छठवां, रोटी के लिए श्रम, रोटी के लिए श्रम, जीविका के लिए मेहनत करना। और अगला है, सामाजिक बुराइयों का अंत किया जाए, यानी शराबखोरी, व्यभिचार और जो अन्य तरह की बुराइयां हैं समाज में व्याप्त, उनको मिटाना ही एक गांधीवादी विकास मॉडल का दृष्टिकोण होना चाहिए। सामाजिक बुराइयों का अंत, ये इसकी गांधीवादी दृष्टिकोण की विचारधाराएं हैं। इसको यदि हम गौर से देखें, इस विचारधारा को जो गांधी की सोच से प्रेरित हुई है, तो हम पाएंगे कि इसमें सभी के हित की बात की गई है, सभी के हित की, सर्वहित, सर्वोपरि। और इसीलिए सभी के हित और विकास का इसे एक आदर्श सिद्धांत मान लिया गया। गांधी जी ने राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य माना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सोचने की कि राज्य जो है, स्टेट, गवर्नमेंट, वो एक साधन है। किस चीज़ का साधन? व्यक्ति का साध्य है। उनके अनुसार राजनीतिक सत्ता का प्रयोग व्यक्ति के हित के लिए होना चाहिए, ना कि व्यक्ति के शोषण के लिए या राज्य के हित के लिए। राज्य का हित सर्वोपरि नहीं, जनता का हित सर्वोपरि। और राज्य जो है वो मात्र एक टूल है, मात्र एक जरिया है जिसके माध्यम से
विकास का समग्र फायदा उस व्यक्ति तक पहुँचे वो साध्य है। गांधी जी का तर्क था कि कुटीर उद्योग जो हैं, कुटीर उद्योगों के द्वारा देश की बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का हल किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से गांधीवादी विचार, ये सब बातों के बावजूद गांधी से पूरा विश्व जहां एक ओर प्रभावित था, और ये वो काल था जब गांधी जी सर्वमान्य आदर्श बन चुके थे, उसके बावजूद कई देशों में विकास का गांधीवादी मॉडल आधुनिक देशों के विकास के उससे मेल नहीं खा रहा था, क्योंकि गांधी जी का जो विकास मॉडल था वो नैतिकता पे आधारित था, आदर्श पे आधारित था, धर्म पर आधारित था। धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी रिलीजन नहीं, धर्म यानी हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म नहीं, धर्म यानी कर्तव्य। तो गांधी जी का जो रोल मॉडल था वो आदर्श पर आधारित था, वैल्यूज़ पर आधारित था, वो ड्यूटी पर आधारित था, ड्यूटी नैतिकता पर आधारित था। और इसलिए जो भौतिकवादी दुनिया थी, पश्चिमी दुनिया, वो उसको उस तरीके से अंगीकृत नहीं कर पाई, स्वीकार नहीं कर। वो लोग तो भौतिक व्यवस्था पर बल देते हैं, भौतिक विकास पर बल देते हैं, और इसलिए उस हद तक गांधीवादी दृष्टिकोण उन देशों में पनप नहीं पाया। तो अब क्या रह गया? एक चौथी अर्थव्यवस्था सामने आती है, जिसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास का मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल। तीनों अर्थव्यवस्थाओं जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है, या चारों अर्थव्यवस्थाएं जिसका मैंने जिक्र किया है, साम्यवादी, उदारवादी, उसके बाद गांधीवादी, उसके बाद कल्याणकारी, इसकी अपनी अपनी अच्छाइयाँ थीं, अपनी अपनी बुराइयाँ थीं। लेकिन कुल मिला के भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी कुछ दिक्कतें भी थीं। और भारत में गांधीवादी विचारधारा का ज़्यादा प्रभाव था, स्वाभाविक था, क्योंकि गांधी हमारे देश के नेता थे, हमारे देश के संत थे, तो उसका ज़्यादा प्रभाव होना स्वाभाविक था। लेकिन फिर भी एक ऐसा तबका था जो गांधी जी के इस आदर्श पर आधारित विचारधारा को भारत का पूर्ण रूप से विकास मॉडल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी कुछ खामियां थीं। तो इसलिए एक नया मॉडल सामने आता है जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। इसके मायने क्या? पहला, नियोजन की प्रक्रिया होगी, यानी प्लान्ड इकोनॉमी, यानी सरकार के द्वारा नियोजित होगा। दूसरा, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों उपलब्ध रहेंगे, यानी कुछ काम निजी क्षेत्र करेंगे, कुछ काम सरकारी क्षेत्रों पर ही छोड़ दिया जाएगा, उसमें निजी क्षेत्र का कोई दखल नहीं होगा, किसी तरह की अनुमति नहीं होगी। तीसरा, कि साम्यवादी देशों में जो लागू किया गया है, जहां निजी क्षेत्र को कार्य करने की अनुमति नहीं होती है, वहाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था जहाँ राज्य के पास नियंत्रित है, वहाँ यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था किसी एक के हाथ में केंद्रित नहीं, ना वो निजी में ना सरकारी में, बल्कि दोनों के सम्मिश्रण के साथ, दोनों के सम्मिश्रण पर आधारित, दोनों के संयुक्त नियंत्रण पर आधारित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार इसे कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें साम्यवाद की कुछ अच्छाइयाँ, पूंजीवाद की कुछ अच्छाइयाँ, कल्याणकारी राज्य की कुछ अच्छाइयाँ, गांधीवादी विचारों की अच्छाइयाँ, इनको लेकर एक नई विचारधारा सामने लाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जनहित और सुरक्षा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को सरकारी क्षेत्र में, सुरक्षा और जनहित के मामले सरकारी में, और बाकी सब निजी क्षेत्र में रहने की अनुमति। तो ये आपको स्पष्ट कर देता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सुरक्षा के मामले और जनहित के मामले, जन ये सरकार के हाथ में, और बाकी अन्य सब मुद्दे निजी हाथों में सौंप दिए जाएं।
आज भारत की क्या स्थिति है। भारत में निजी क्षेत्र की भूमिका गत 7 वर्षों में एक जैसी नहीं रही। 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो जो निजी क्षेत्रों की जो भूमिका थी वो बदलती रही। 1991 आता है जब पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में सरकार बनती है और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के नाते एक ऐसी अर्थव्यवस्था सामने रखते हैं जिसे हम कहते हैं आर्थिक उदारीकरण की नीति। 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने से इकोनॉमिक लिबरलिज्म जिसे कहते हैं, उसे लागू करने से पूर्व, लागू करने के पहले की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सरकारी नियंत्रण ज़्यादा था। निजी हाथों में भी उद्योग थे, निजी हाथों में भी कुछ अधिकार थे, कुछ ताकत थी जिसमें उतार चढ़ाव होता रहता था। दूसरे शब्दों में सरकारी नियंत्रण घटता बढ़ता रहता था। लेकिन 1991 में क्या आता है? आर्थिक उदारीकरण। अर्थव्यवस्था में 1991 के पहले ऐसी स्थिति आई कि कमांडिंग हाइट्स का दर्जा मिल जाता है सरकार को। सरकार क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अर्थव्यवस्था में उसे कमांडिंग हाइट्स का दर्जा मिला। और निजी क्षेत्र को बहुत कम क्षेत्रों में स्वतंत्रता मिलती है, जैसे लाइसेंसिंग में, कतिपय मामलों में और कुछ अन्य मामलों में उसको स्वतंत्रता मिलती है। निजी क्षेत्र पर निवेश सीमा, निजी क्षेत्र की लाइसेंसिंग, सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार कुछ हद तक कम होता है। इसी परिवेश में भारत में 1950 से 1991 की अवधि में नियोजित विकास की प्रक्रिया बढ़ाई गई। अर्थात 1991 के पूर्व, उदारीकरण के पूर्व, आर्थिक उदारीकरण के पूर्व के जो 4 दशक हैं 50 से 90, इसमें भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था लागू करने की या नियोजित विकास की प्रक्रिया को लागू करने का दायित्व लिया और इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें सरकार का नियंत्रण बहुत ज़्यादा था, निजी लोगों का प्रभाव घटता बढ़ता रहता था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की यदि हम समीक्षा करें, क्योंकि समीक्षा इसलिए क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद समाप्त हो गई, तो इसलिए क्या स्थितियां पनपी जिससे आर्थिक उदारीकरण लाना पड़ा और मिश्रित अर्थव्यवस्था को त्यागना पड़ा? ऐसे क्या कारण थे, ऐसी क्या भूमिका थी जिसको लेकर 4 दशकों से चली आ रही विकास के मॉडल को बदलकर हमने एक नया मॉडल अपनाया? इस पर अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के परिणामों के पर हमें नज़र दौड़ानी होगी। ऐसी क्या चीज़ थी जिसके कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के नाते आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनानी पड़ी? लेकिन हम पहले इसके सकारात्मक परिणामों की ओर जाते हैं, क्योंकि सकारात्मक इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 40 वर्षों तक हमने विस्तृत अर्थव्यवस्था का अनुपालन किया और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सफल भी हुए कुछ हद तक। तो पहला कारण, पहला सकारात्मक परिणाम, कारण नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से सरकार ने विकास की प्राथमिकताओं को पूरा किया। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के माध्यम से सरकार ने जो विकास के लक्ष्य रखे थे, विकास की प्राथमिकताओं को पाने का जो लक्ष्य रखा था, काफ़ी कुछ पूरा किया। तो हमें जानना होगा कि हमारे विकास की प्राथमिकताएं क्या थीं। ये जब हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी जब हम पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र में
हमने क्या क्या प्राथमिकताएं रखी थी और उसमें क्या कुछ हासिल किया। इसके सकारात्मक परिणामों की यदि बात करें तो दूसरा परिणाम है सकारात्मक विकास के लिए ढांचागत सुविधाएं, यानी आधारभूत सुविधाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा शोध व तकनीक के विकास का प्रयोग। रिसर्च और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका विकास करने पर काफ़ी जोर हुआ और वो फ़ायदा हुआ। ये इसका सकारात्मक परिणाम है। इस एरियाज़ में दीर्घकालीन लंबे समय के लिए और अनिश्चित लाभ, क्योंकि पता नहीं रहता क्या फ़ायदा होगा कितना होगा, इसमें नॉर्मली सामान्यतया जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर, वो पैसा लगाने से कतराते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए लगाएं और रिसर्च का क्या परिणाम निकलेगा कोई कहा नहीं जा सकता, कितने समय में इसका फ़ायदा मिलेगा, परिणाम दिखेगा, रिजल्ट निकलेगा, कहा नहीं जा सकता। तो जो निजी सेक्टर है वो इसमें सामान्यतः पैसा लगाने से हिचकते हैं। तो ये इसलिए विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं को बनाना और रिसर्च में पैसा लगाने का काम इन्होंने किया। तीसरा सकारात्मक परिणाम, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम के जरिए जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए काम कर लेता है, क्योंकि कमज़ोर वर्गों को ऊपर उठाना, उनका उत्थान, उनका कल्याण, उनको सामाजिक न्याय दिलाना, ये राज्य का एक बहुत अहम कर्तव्य है। खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये एक बहुत अहम कर्तव्य है। और ऐसी स्थिति में इन लोगों को न्याय दिलाना, इस तबके के लोगों को ऊपर उठाना, ये तभी संभव हो सकता था जब राज्य या सरकार इन उद्योगों में और इन आर्थिक विकास में दखल दे, कोशिश करे कि सबको समान लाभ मिले। और ये तब संभव है जब सार्वजनिक क्षेत्र की संख्या बड़ी हो, पर्याप्त हो। तो सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से सरकार या राज्य कमज़ोर वर्गों के उत्थान, कल्याण के काम और ऐसी योजनाओं को लागू करने में काफ़ी कुछ सफल होती है। ये इसका अगला फ़ायदा है। जो सरकारी क्षेत्र होते हैं उसमें लाभ उद्देश्य नहीं रहता। पब्लिक सेक्टर में लाभ का ज़्यादा से ज़्यादा पाना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का ज़्यादा से ज़्यादा पाना, ये उद्देश्य नहीं रहता। सरकारी क्षेत्रों में क्षेत्र रहता लोकहित, ज़्यादा से ज़्यादा को लाभ मिलना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा को लाभ, जनता के हित में, उसमें लोकहित में उसमें काम किया जाता है। तो ये इसका एक बहुत बढ़िया सकारात्मक पहलू है। अगला, सरकारी क्षेत्र में जो ऐसे क्षेत्र हैं राष्ट्रीय हित के, जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्र की एकता, उसकी एकजुटता का जिससे सरोकार है, वे सरकारी क्षेत्र में हैं और ये ज़रूरी भी है। उदाहरण के लिए जैसे मैं रक्षा की बात करूं, रक्षा के मामले में, सैन्य मामले में, सैनिक हथियारों के मामले में यदि निजी क्षेत्रों को दिया जाए इसका निर्माण, इसको बनाना, तो आप समझ सकते हैं इसका काफ़ी दुरुपयोग हो सकता है। तो सरकारी क्षेत्र में इसको बनाना इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, औजारों की, हथियारों की कीमतें भी सुनिश्चित करता है, और जो खतरे हैं निजी क्षेत्रों को हथियार बनाने के अधिकार देने के, वो खतरों से बच जाते हैं। तो राष्ट्रीय हित के जो मामले हैं, रक्षा, रेलवे, जिसमें देश की एकता जुड़ी हुई है, काफ़ी कुछ निजी हाथों में देंगे तो वे अपनी ढपली, अपना राग गाकर रेलवे के जो फ़ायदे हैं उससे हमें वंचित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में रेलवे और ऐसे कुछ और सरकारी क्षेत्र जो हैं वो निजी या सरकार, ऐसे कुछ और जो उद्योग हैं, ये निजी हाथों में ना दे करके इन्हें सरकारी हाथों में दिया गया, और ये ज़रूरी भी था। अगला सकारात्मक पहलू, निजी क्षेत्र को पूरी तरह रोका तो नहीं गया, ये मैंने शुरू में ही कहा।
कमांडिंग हाइट्स में निश्चित रूप से सरकारी उद्योग थे, कमांडिंग हाइट्स में निश्चित रूप से सार्वजनिक उद्योग थे, लेकिन निजी क्षेत्रों की भी उपस्थिति थी। उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया था। यही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन उनका सीमित उपयोग था। सीमित उपयोग के साथ आर्थिक प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार निजी उद्योगों को उस हद तक स्वतंत्रता थी जिसमें वे एक दायरे में रहते थे और विकास के लिए निजी क्षेत्रों से संसाधन प्राप्त हो सकें, ये उद्देश्य पूरा हो जाए। तो ये एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण बात थी कि निजी क्षेत्रों से आवश्यक संसाधन प्राप्त होने में काफ़ी मदद मिलती थी। लेकिन ये तो हुई सब सकारात्मक पॉजिटिव्स, लेकिन इस व्यवस्था के कुछ नकारात्मक परिणाम भी थे, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे। क्या था? पहला, यदि आर्थिक या अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण हो तो उसके कारण आर्थिक विकास में प्रतियोगिता का अभाव हो जाता है, क्योंकि लाभ लक्ष्य नहीं रहता, जनहित लक्ष्य रहता है। और ऐसी स्थिति में और फिर ऊपर से सरकारी कर्मचारी उसमें रहते हैं, तो ये लोग कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते, प्रतियोगी भावना नहीं ले पाते, उत्पादन की दौड़ में आगे आगे रहने की इनमें वो तवज्जो नहीं रहती। तो आर्थिक विकास की प्रतियोगिता का अभाव रहता है। साथ ही निजी क्षेत्र नहीं रहता या निजी क्षेत्र उन उद्योगों में नहीं रहता शामिल, तो इसलिए जो इसकी गति है वो बड़ी धीमी रहती। औद्योगिकरण की गति या विकास की गति उस हद तक प्रभावित हो जाती है और इससे आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है। उसकी दर जो है वो धीरे रहती है। परिणाम क्या हुआ कि वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो प्रतियोगी क्षमता नहीं बना पाया। वैश्विक स्तर पर दुनिया के अन्य देशों के साथ दौड़ में वो उस गति से शामिल नहीं हो पाया। उदाहरण के लिए हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें। भारत में कारें बनती थीं, लेकिन उस पर सरकारी नियंत्रण था। बहुत कम ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कारें बनती थीं, चाहे वो फिएट हो या एम्बेसडर हो या एक आध और मॉडल हो। और ये कारों पर सरकारी नियंत्रण होने का परिणाम ये था कि वे उसी पुराने ढर्रे पे बनाई जा रही थी जिस ढर्रे पे वो प्रारंभ हुई थी, जबकि विश्व की अन्य कारें नए नए मॉडल उतार रही थी, नए नए प्रयोग करके आगे बढ़ रही थी और हम वहीं थे, जस के तस थे। दूसरा इसी का परिणाम था कि भारत में एक समय ऐसा था जब कारों के खरीदने के लिए नंबर लगाना पड़ता था और 2-2, 3-3 साल बाद नंबर लगाने पर कार मिलती थी। 2-3 साल बाद नंबर लगाने पर टेलीफोन लाइन मिलती थी, आदि आदि। और ये इसलिए क्योंकि सरकारी नियंत्रण। परिणाम बहुत लंबी लाइन। दूसरा परिणाम विकास की दौड़ में पीछे हो जाना। तो ये बहुत बड़ा नकारात्मक परिणाम था कि आर्थिक विकास प्रभावित हुआ, उसकी दर प्रभावित हुई और वैश्विक स्तर पे हम काफ़ी पीछे हो गए। दूसरा नेगेटिव परिणाम, दूसरा नकारात्मक परिणाम कि नौकरशाही, सरकारी क्षेत्र भी सरकारी नियंत्रण और नौकरशाही के कारण प्रगति नहीं कर पाया। एक तो सरकारी जो अमला रहता है उनके मन में वैसे ही प्रतियोगी भावना रहती नहीं, तो उस हद तक वो वैसे ही स्लो रहते हैं। और ऊपर से नौकरशाही जब उस पर हावी हो तो वो निश्चित रूप से विकास की दर को बाधित करता है। इनका नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण और ऊपर से नौकरशाही, तो वो विकास की तेज़ी को रोक देता है। तो इसलिए विकास नहीं कर पाया और कई जो उद्योग थे वे घाटे में चले गए और सरकार पे बोझ बन गए। बहुत सारे हमने उद्योग देखे हैं जो घाटे में चल रहे हैं।
और फिर भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जनहित का मामला जुड़ा हुआ है। उसमें कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, हजारों लाखों, उनकी जीविका बंद हो जाएगी यदि उद्योगों को बंद कर दिया जाए। तो सरकार मात्र उसको चला रही है। वहाँ के कर्मचारी लेकिन इतना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं कि उस कंपनी को वो फ़ायदा दिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें, अपनी गति बढ़ाएं, आदि आदि। ये इसकी बुराई है। तो सरकारी उद्यम घाटे पे चले गए और सरकार पे बोझ बनते चले गए। सरकार को अब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लगातार उस उद्योगों में लगाना पड़ा। तीसरा नेगेटिव परिणाम, एक कोटा राज होता था किसी ज़माने में, QUOT, एक हिंदी में कोटा राज, लाइसेंस राज, जिसमें किसी भी उद्योग को खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस एक तरह का अनुमति पत्र। ये अनुमति पत्र लेने के लिए उद्योगपतियों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, सरकारी तंत्र के पीछे भागना पड़ता था, भ्रष्टाचार बढ़ता था और अंत में बहुत सारे उद्योगपति नए उद्योग डालने का प्रयास ही बंद कर देते थे। ये कारण ये क्या था? सरकारी नियंत्रण होने का दुष्परिणाम। तो सरकारी नियंत्रण लाइसेंस के रूप में, सरकारी नियंत्रण कोटा के रूप में, इतना ही कोटा है। यानी यदि पेट्रोल पंप का कोटा इस साल 500 पेट्रोल पंप्स का है, तो उसमें 200 सामान्य श्रेणी को, 100 अनुसूचित जनजाति को, 200 OBC को, यदि ऐसा तय है, भले ही मांग 2000 पेट्रोल पंपों की हो, लेकिन खोला जाएगा 500 ही, क्योंकि कोटा सरकार ने निर्धारित कर दिया, उससे ज़्यादा नहीं। और वो 500 में जो लोग शामिल हैं उसकी दौड़ में, पेट्रोल पंप को लेने की दौड़ में, वो न जाने कितना भ्रष्टाचार करते थे पेट्रोल पंप अपने को हथियाने के लिए। तो ये कोटा तथा लाइसेंस के कारण नौकरशाही को एक तरीके से विवेकाधिकार प्राप्त था। उनको ये तय करने का अधिकार था कि किसको दे किसको ना दे। और इसका क्या परिणाम हुआ? भ्रष्टाचार और अन्य अवैध आर्थिक क्रियाओं को बहुत बढ़ावा मिला। भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, बहुत गहराई तक चला गया। घूसखोरी बहुत गहराई तक चली गई, और जहाँ घूसखोरी होती है वहाँ पे निश्चित रूप से विकास पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला नकारात्मक पहलू सरकारीकरण का, आलोचकों का मानना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों से लाभ नहीं मिल पाया। ना हम घर के रहे ना घाट के, ना निजी क्षेत्रों का फ़ायदा उठा पाए जैसे अमेरिका ने उठाया है, वहाँ पूरा निजी क्षेत्र कर दिया है, ना हम सरकारी तंत्र की कड़ाई का लाभ उठा पाए जैसा कि रूस में, सोवियत संघ में हुआ या अन्य साम्यवादी देशों में होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि गर्भावस्था में ही इन दोनों विकास के मॉडल को हमने मिश्रित करके इसके गर्भावस्था में ही सभी तरह की बुराइयों को हमने समावेशित कर दिया, सभी तरह की बुराइयों को ले आए। अच्छाइयाँ तो कुछ ज़्यादा आई नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में बुराइयाँ ही ज़्यादा आ गईं। ये इसका नकारात्मक पहलू है। इस तरह हम देखते हैं कि 1950 या 47 से 1990 के दशक के 50 वर्षों में कुछ इस तरह की व्यवस्था चली। 1990 के दशक में यानी 1991-92 में उदारवादी नीति जब अपनाई गई, उदारवादी अर्थव्यवस्था जब अपनाई गई, PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के वित्त मंत्रित्व में, तो उस समय सभी ये नकारात्मक पहलू उदारवादी नीति निर्माताओं के दिमाग में थे। अर्थात जब उन्होंने उदारवादी नीति के बारे में सोचना शुरू किया तो उसकी जड़ में ये नकारात्मक पहलुओं की प्रमुखता थी उन लोगों की सोच में, कि ये पहलुओं को कैसी अर्थव्यवस्था से, ये बुराइयों को कैसी अर्थव्यवस्था लागू करने से हटाया जा सकता है। तो उन्होंने पाया कि उदारवादी नीति शायद इन सब बुराइयों को दूर कर देगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो
अक्षमताएं उपजी थी, जो अक्षमताएं आई थी उसको दूर करने और वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण, दो कारण हो गए। 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण का दौर प्रारंभ होता है। एक नई आर्थिक नीति की शुरुआत होती है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP 1991। और कारण दो, नकारात्मक परिणामों के मद्देनजर रखना, और दूसरा कारण वैश्विक वातावरण, वैश्वीकरण का प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव। पूरी दुनिया एक दूसरे से बहुत जुड़ गई थी, चाहे व्यापार हो, चाहे संचार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। दुनिया बहुत छोटी हो चली थी और उसमें अपने को अलग थलग रखना, मतलब दुनिया के विकास से, दुनिया से जुड़ने से अपने को अलग थलग कर लेना, जो बड़ा आत्मघाती होता। तो इन दो कारणों से उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण का रास्ता खुला और नई आर्थिक नीति अपनाई गई। तो हमने मूलतः ये पढ़ लिया अभी तक कि नई आर्थिक नीति क्यों अपनाई गई, कारण लिखें, कारण बताएं, और हमने ये भी समझ लिया कि पुरानी नीतियों के क्या दुष्परिणाम थे। यद्यपि हमने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की थी वो अन्य अर्थव्यवस्थाओं से अच्छी रही होगी, इसीलिए हमने मिश्रित व्यवस्था चुनी, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ बुराइयां थी और बदलते समाज में, बदलते विश्व में हमें भी अपने को बदलने की ज़रूरत थी, खासकर तब जब भारत में भ्रष्टाचार काफ़ी गहराई तक जा चुका था।